Hello guys, this is Rashmi Sharma. Welcome to my YouTube channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल कि मेरे लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिएक्शन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं Q&A सेशन करूँगी, सो दिस इज़ इट। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं आप लोगों ने, तो उसमें से जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहा है मैं उनके जवाब दूँगी। गाइस द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि डिड आई साइन एनी बॉन्ड और डिड आई पे एनी थिंग लाइक lakhs, like 12 lakhs or 10 lakhs for leaving the seat in my college. So guys, I will be very straight कि मैंने कोई भी बॉन्ड नहीं साइन की थी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया था कि मैं जब कॉलेज का अगर सीट छोड़ती हूँ तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ना कि मैं जब कॉलेज छोड़ी भी थी तो मुझे 1 रुपये भी नहीं लगे थे कॉलेज छोड़ने में, मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ा था। उसके बाद लेकिन गाइस ये चीज़ पहले थी, लेकिन अब 2018 से ये रूल चेंज हो चुका है। क्योंकि मेरी दोस्त, जो मैंने आपको अनीता यादव के बारे में बताया था, जब उसने 2017 में एडमिशन लिया था BDS में, तो उसने भी कोई बॉन्ड साइन नहीं की थी। तो इसीलिए फिर उसने 2018 में MBBS में जब एडमिशन लिया तो उसे कोई पैसे नहीं देने पड़े थे PGIMS रोहतक में। लेकिन अब 2018 में ये रूल बन गया है कि अगर आप कोई भी सीट छोड़ते हैं तो अब आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, जो कि आपको एडमिशन के समय ही पता चल जाएगा कि आपने एक बॉन्ड साइन किया है जिसमें कि आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप वो सीट छोड़ते हैं। तो ये अभी कंफर्म है हरियाणा के कॉलेज में, और भी डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग रूल्स हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार जो है इस चीज़ पे देख रही है और हो सकता है कि आपको पैसे देने पड़े। लेकिन आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते रहेंगे उसी समय आपको ये बात पता चल जाएगी। लेकिन ये चीज़ सिर्फ MBBS और BDS में है, ये चीज़ बाकी कोर्सेज़ में नहीं है। ये जैसे BA MS और जैसे कि BSc और या फिर BCom, ऐसे कॉलेजेस में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो सिर्फ MBBS और BDS में इस तरह का बॉन्ड है, अब पहले नहीं था। 2018 से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम पायल पित्रोला एंड शी आस्क्ड कि हाउ यू मैनेज टू सॉल्व योर डाउट्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दिस इज़ माई बिगेस्ट हर्डल आई फील। So guys, I didn't tell you about this. Actually, when I was preparing, I did have some confusions and I had some problems when I had. Then actually मेरी एक friend थी जिससे मैं WhatsApp के थ्रू अपना डाउट डिस्कस करती थी। वो अपने डाउट्स मुझे भेजती थी और मैं अपने डाउट्स उसको भेजती थी, और हम इस तरह से फ़ोन पर ही अपने डाउट्स डिस्कस कर लिया करते थे। और मेरे बड़े भाई हैं जो कि खुद एक इंजीनियर हैं, तो मैं उनसे जो और भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट होते थे मैं उनसे पूछती थी। वैसे मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा डाउट होते नहीं थे, क्योंकि मैं वही रिपीटेड क्वेश्चंस कर रही थी। प्लस बाकी फिर क्या था कि जो मैं प्रीवियस ईयर करती थी उसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया होता था, तो मुझे सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता था कि मेरी गलती क्या है, तो मुझे ज़्यादा डाउट होते नहीं थे। तो अगर आप भी इतने बार अगर करेंगे प्रैक्टिस तो आपको फिर डाउट नहीं होंगे। So this is the thing, and next question was कि tell us about the procedure of changing college in detail if possible. So guys, कॉलेज चेंज करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉलेज गई थी, मैं प्रिंसिपल से जाके मिली। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे काउंसलिंग अटेंड करना है एम्स में, सो आई नीड माई डॉक्यूमेंट्स। देन ही सेड कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं ऐसे। देन ही आस्क्ड मी माई रैंक। देन आफ्टर लिसनिंग टू माई रैंक ही सेड कि you should take TC and you should go because you will definitely get a college. So then I took TC and all my documents were given back from the college. और
फिर मैं फिर और सर्टिफिकेट निकलवाने में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वहाँ के स्टाफ्स कैसे हैं, कितना जल्दी काम कर रहे हैं। तो मैं सच बताऊँ, मुझे 3 बार भागलपुर जाना पड़ा था सर्टिफिकेट्स निकलवाने के लिए, लेकिन इट वॉजंट दैट टफ, बट इट्स ओके। इट वॉज वहाँ के स्टाफ्स थोड़े स्लो थे तो मुझे टाइम लग गया, बट इट वॉजंट सो हार्ड। तो बेसिकली क्या होता है, आपको टीसी तब मिलती है, पहले आपको टीसी लेने के लिए क्या होता है कि आपको सारे डिपार्टमेंट्स में जाके नो ड्यूज़ फॉर्म पर साइन कराना होता है। जैसे कि मैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम सबके लैब में और डिपार्टमेंट में जाके आपको नो ड्यूज़ पे साइन कराना होता है। आपको गर्ल्स हॉस्टल में जाके नो ड्यूज़ पे साइन कराना होता है। और अगर आपने कोई बुक लाइब्रेरी से ले रखी है तो वो रिटर्न करा के लाइब्रेरी से भी नो ड्यूज़ पे साइन कराना होता है। फिर एक पीसीएम डिपार्टमेंट है, उसमें भी जाके नो ड्यूज़ पे, या फिर और भी कुछ अगर कोई क्लब, कोई इस टाइप का चीज़ आपने ज्वाइन कर रखा है जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो उसमें जाके आपको नो ड्यूज़ पे साइन करवाने के बाद वो आपको सबमिट करके आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि आप एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज जा रहे हैं, जब आपने एडमिशन लेते भी हैं तो आपको आप जहाँ 12th पास किए होते हैं वहाँ से माइग्रेशन आप उस कॉलेज में सबमिट करते हैं, तो फिर आपको एक नया माइग्रेशन मिलता है अपने जो अभी करेंटली आप जिस कॉलेज को छोड़ रहे हो वहाँ से, कि आप दूसरे कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे। सो आपको माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, और वो जिस भी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होगी वो कॉलेज, वहाँ से आपको जाके माइग्रेशन लेना होता है। तो ये प्रोसीजर है। लेकिन गाइस, आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको अगर डाउट है कि अगर आप सीट बिना छोड़े आप अगर काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं पहले, तो आप बोनाफाइड ले सकते हैं। आप बोनाफाइड ले सकते हैं कॉलेज से कि इस कॉलेज में मेरा सारा डॉक्यूमेंट सबमिट है और आप अभी काउंसलिंग के लिए आए हैं। लेकिन अब तो और अच्छा हो चुका है कि अब काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, तो पहले वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, तो दिस इज़ मोर बेटर। तो वैसे तो मैं जब एम्स में काउंसलिंग के लिए गई थी, देन दे डिडंट व्हेन दे गॉट टू न्यू कि मैं किसी कॉलेज से हूँ, तो उन्हें लगा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन फिर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, so it was easy. I didn't have migration that time with me, but that wasn't a problem. I submitted my migration after 6 months, so that was that. Smiley buddy पूछते हैं कि in whole video you didn't talk about NCERT. It's mean you don't do that, right? तो गाइज ऐसा नहीं है, मैं NCERT ही पढ़ती थी। मैं बायोलॉजी के लिए सिर्फ NCERT ही पढ़ती थी और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करती थी। मैं और कुछ नहीं करती थी बायो के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एटलीस्ट बायो भी पूरा पढ़ लूँगी, मतलब NCERT ही पूरा याद कर लूँगी, दैट इज़ इनफ टू पास, लाइक इनफ टू गेट अ सीट एक्चुअली। सो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों, स्पेशल चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें बेसिक्स ही नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दिया था। मैंने सिर्फ NCERT की थी, क्योंकि मतलब 80 to 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT से होते हैं घुमा फिरा के। जो 10% होते हैं वो तो टॉप रैंकर्स, जिनको फर्स्ट और सेकंड रैंक लाना उनके लिए होता है। तो आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, तो जो आपको नोट्स मिलती है उसमें भी टीचर बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको NCERT पढ़ने के बाद जब आप थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन पॉइंट्स को एक बार देख लें, एक बार बस देख ले। तो मैंने क्या किया था कि कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स ऐसे हमारे कोचिंग में बताया गया था कि ये स्पेशल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैंने NCERT में ही उन सब चीज़ों को लिख लिया था। जो भी निमोनिक्स थे एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो बहुत रेलिवेंट थे, वो मैंने अपने NCERT में लिख लिया था कि मैं NCERT जब पढ़ूँ तो साथ में उन पॉइंट्स को भी पढ़ लूँ। तो मेरे लिए बहुत ही आसान था कि मुझे सिर्फ बायो के लिए सिर्फ 2 बुक रिवाइज़ करनी है। सो ऐसा नहीं कि मैं NCERT नहीं पढ़ती थी। और प्लस जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए भी आप लगा लो कि मैं NCERT ही पढ़ती थी, क्योंकि जो आकाश के मॉड्यूल थे वो डिट्टो NCERT थे, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता था हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसीलिए मैं मॉड्यूल पढ़ती थी, बट इट वाज डिट्टो NCERT। सो बेसिकली वही है कि NCERT ही पढ़ना होता है आपको।
और फिर मैं फ़िज़िक्स के लिए पॉइंट्स टू पॉन्डर जो होते थे फ़िज़िक्स में एनसीईआरटी के, मैं उसको पढ़ती थी, प्लस अपना मॉड्यूल पढ़ती थी, क्योंकि मॉड्यूल में भी वही चीज़ लिखी होती थी और इवन और अच्छे से लिखी होती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी। फिर है मैम आपने 11th-12th में ट्यूशन कहाँ से ली? तो यार मैंने 11th-12th में कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं अपने होम टाउन मुंगेर में थी, जो बिहार में है, और मैं यहाँ पे स्कूलिंग मैंने किया था, सिर्फ स्कूलिंग किया था। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी एम्स या नीट के लिए, क्योंकि हमारे इधर ऐसा होता है कि पहले अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि पहले आप 12th पास कर लो, उसके बाद आप तैयारी के लिए जाना। तो मैंने ऐसी कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं स्कूल जाती थी और फिर मैं मैथ्स का ट्यूशन लेती थी, और मैथ्स वाले सर ही मुझे पढ़ा देते थे फ़िज़िक्स, एंड दैट्स ऑल। बाकी चीज़ें मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मदद मिल जाती थी। सो तक्षिन नायक पूछना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन काउंसलिंग फॉर एम्स? एज यू आर ऑलरेडी अ मेडिकल स्टूडेंट, यू कैन नॉट लीव सीट फॉर एम्स, प्लीज़ रिप्लाई। सो गाइज, आई टोल्ड यू कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एडमिशन लेने में। दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपके पास नहीं भी है डॉक्यूमेंट, तो यू आर प्रेजेंट राइट नाउ इन फ्रंट, सो इट्स ओके, आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कॉलेज के तरफ से, जो प्रीवियस कॉलेज उसके तरफ से एटलीस्ट बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं कि अगर आपका रैंक अंडर 10 है और सीट जितनी भी है, मतलब अगर सीट से कम आपकी रैंक है, तो फिर आप डायरेक्ट टीसी भी लेके जा सकते हैं। लेकिन गाइज अब बॉन्ड होता है, तो अगर आप MBBS की सीट आप छोड़ के या BDS की सीट छोड़ के कोई डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे, तो आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो कीप दिस इन माइंड। सृष्टि पूछती है असर्शन रीज़न अभी क्यों करना है? बेसिकली गाइज ठीक है, असर्शन रीज़न अब नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, बट assertion reason builds your concept so much. So even if it's not coming, I'll recommend, if you will find any questions like that, तो उसको आप करें, उससे काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। तो पायल पित्रोला एक बात पूछती हैं कि let us know more about your hurdles and how you overcame that. So I had hurdles. मुझे प्रॉब्लम्स होती थी जब मैं यहाँ घर भी आ गई थी तैयारी करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि घर पे फिर भी जितना अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि आप घर पे होते हो थोड़ा लेज़ी हो जाते हो, तो आपको लगता है हाँ ठीक है बहुत टाइम है। लेकिन मेरे को शुरू में मतलब लगा लीजिए 10 दिन ऐसा हुआ था, लेकिन फिर मैं इन सब को छोड़कर फिर मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके मैं अपना एक रूम ले ली थी। अपने घर पे एक रूम, मेरे घर में 2 रूम है, तो मैंने एक रूम पूरा ही ले लिया था, और मैं दिन भर एक चेयर पे बैठ के पढ़ाई करती थी। और मेरे घर में बेसिकली ऐसे कर्फ्यू लगा होता था, मतलब कोई भी ऐसे बात नहीं करते थे आपस में ज़ोर से, क्योंकि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। मेरे घर में टीवी ही नहीं चलती थी उस समय। सो एक्चुअली माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव बिकॉज दे सॉ मी वर्किंग वेरी हार्ड। द एंड्रोस पूछना चाहते हैं, मैम प्लीज़ ये बता दीजिए कि LN टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करें, प्लीज़ टेल मी, और अपने मॉड्यूल कहाँ से लिया था आकाश के, प्लीज़ एंड टेल मी आपने केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स में किस बुक से पढ़ाई की थी। सो गाइज़ मैं आकाश में मैंने कोचिंग की थी 1 साल, तो वो मॉड्यूल्स मेरे पास थे, तो मैं उसी से पढ़ती थी, ये एक बात हो गई। और जो मैंने भागलपुर में रह के टेस्ट सीरीज़ LN की ज्वाइन की थी, दैट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू गो ऑन LN की साइट, और LN की साइट पे आप जाएंगे तो LN टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन होता है, जो कि आपको वहीं पर मिल जाएगा, या फिर आप वहाँ पे एक नंबर भी होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। वो टेस्ट सीरीज़ मुश्किल से कुछ 6,500 की थी। तो फॉर योर रैंक इन द प्रीवियस नीट, जो भी आपको रैंक आई हुई रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मुझे भी 2500 का डिस्काउंट मिला था उस समय, एंड
इट इज़ वेरी इजी। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत टफ नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप घर में जो कोई बड़े हैं उनको बोले, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाके ये चीज़ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो और बुक मैंने क्या क्या किया था, तो गाइज वो जो 3 महीने थे मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा बुक तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने नहीं किया था। मैंने बताया कि आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस किए थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, बाकी मैंने मॉड्यूल ही किया था। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो उस समय मैंने एक एक्स्ट्रा बुक की थी सब चीज़ के लिए, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। मैंने फ़िज़िक्स के लिए यूनिवर्सल की थी, और यूनिवर्सल मैंने 2 बार किया था प्रॉपरली, क्योंकि 2 और कुछ चैप्टर्स 3 बार भी किया था, क्योंकि जिन चैप्टर्स पे मुझे कन्फ्यूजन था उसको मैं बार बार करती थी। और हमारे कोचिंग में भी ऐसे बताया गया था कि अगर आप कोई बुक कर रहे हैं तो एक बार अगर आप करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक उसको 2-3 बार नहीं करते हैं तब तक वो बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं रहेगी वो बात। रिवीजन आप करोगे तो ही रहेगी आपके दिमाग में बात। प्लस बायो के लिए तो मैं यही बोलूँगी, मैंने सिर्फ मॉड्यूल किया था। मैंने बायो के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की थी, कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं की थी। सो बायो के लिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप सिर्फ अपना एनसीईआरटी करें, और ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपके कोचिंग में जो बताया जाता है एक्स्ट्रा उसको पढ़ लें। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप उस चीज़ को अपने एनसीईआरटी में ही लिख लें। तो यासिर इमाम पूछते हैं कि दी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लाइफ आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर एम्स। सो in one word, it was so amazing at that moment, but I really want to share all the experience on that day, so I'll make a separate video on that. Please make a video on your reaction after getting the news of selection in AIIMS Delhi. So this is the same thing, so just stay tuned guys, I'll make a video on this and you are gonna love that. कि दीदी आप कितने आर्ट्स पढ़ती थी और आपने प्रिपरेशन के दौरान किसी टीचर का गाइडेंस लिया था क्या? सो बारबी, मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती थी, मैं आर्ट्स के हिसाब से कभी नहीं पढ़ती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक शेड्यूल बना लेती थी, कि मुझे रात में ही शेड्यूल बना लेती थी कि मुझे कल कितना पढ़ना है। तो मैं उस शेड्यूल के हिसाब से चलती थी कि अगर मेरा वो जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दूसरे दिन का जो टारगेट रहता था, जो मैं सोचे रहती थी, मैं उसको करती थी। लेकिन मैंने ऐसे आवर्स कभी नहीं कैलकुलेट किया है। मैं अपने सोने के आवर्स ज़रूर कैलकुलेट करती थी कि मैं किस दिन 7 घंटे से ज़्यादा सो ली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 3-4 घंटे ही सोती थी, मैं बहुत सोती हूँ, मेरे को 7-8 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ती थी और मैं सोती थी। और मुझे किसी टीचर का गाइडेंस मिला या नहीं, तो गाइज़ मैंने बताया कि ऐसे कोई टीचर का गाइडेंस तो नहीं था, लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो कि दिल्ली में थी, तो वो भी तैयारी कर रही थी, मैं भी तैयारी कर रही थी। तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू उससे अपना डाउट पूछती थी, वो मेरे से डाउट पूछती थी, और हम दोनों जो है अपना डाउट्स एक साथ ही क्लियर कर लेते थे। और जहाँ तक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मैं अपने भैया से पूछती थी। I hope I answered most of your questions. Even if I left, I promise you I'll reply on the comment section or I'll come live someday. So guys, apart from all your queries, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि कॉलेज माइग्रेशन के बारे में है। तो गाइज़ एक ऐसी भी चीज़ होती है कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, कि आप पहला साल इस कॉलेज में पढ़ें और दूसरे साल आप माइग्रेट करके अपना कॉलेज अपग्रेड करवा सकते हैं। तो वो एक अलग क्राइटेरिया होती है। वो तब पॉसिबल होता है कि अगर आप जिस कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हैं वो उस कॉलेज में कोई सीट वैकेंट हुई हो, या फिर वो कॉलेज अब एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो उसके लिए ये होती है कि आपका जो इस कॉलेज का जो ग्रेड्स होगा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, या फिर आपने नीट फिर से दे रखा है और आपकी रैंक उतनी अच्छी कि आपको वो कॉलेज मिल सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा हो प्रीवियस कॉलेज में और आपने फ़र्स्ट ईयर पास कर रखे हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और किसी
ट्रेजेडी या किसी भी रीज़न से किसी एक बच्चे ने कॉलेज छोड़ दिया हो किसी और सीट वैकेंट हुई हो, तो आपको फिर वो सीट मिल सकती है अगर आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अलग गाइडलाइंस है, अभी रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी हैं। तो आपको इसके बारे में अगर और बातें जाननी है तो मैं इसके बारे में आपको बता सकती हूँ, लेकिन जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ऐसी भी एक चीज़ होती है कि आप ऐसा भी है कि आप बिना नीट दिए, बिना कोई बॉन्ड जो है साइन किए, मतलब बिना कोई बॉन्ड के पैसे दिए आप जो है अपना कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं। थैंक यू।